विद्यां च विद्यां च यस्तद्वेदो भयं च अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया मतमश्नुते। गर्भोपनिषद की अवधारणा एवं तथ्य मानव विकासात्मक जीव विज्ञान के संदर्भ में विवेचना। विशिष्ट व्याख्यान के मुख्य वक्ता डॉक्टर ओम प्रकाश जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे हुए हैं, और आज के हमारे मुख्य अतिथि जो विज्ञान संस्थान के पूर्व आचार्य, जीव विज्ञान के, प्राणी विज्ञान के अधिकृत विद्वान आचार्य एस.के. त्रिगुण सर, और यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे छात्रगण हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूँ इस केंद्र की ओर से। और आज जो इंट्रोडक्शन था, परिचर्चा थी, मेरा भी यह प्रयास होता है कि जो भी विजिटिंग फेलो के रूप में जो भी विद्वान आते हैं उनका एक विशिष्ट व्याख्यान और उनकी कक्षाएं यहाँ पर चले। इस बीच डॉक्टर ओम प्रकाश जी आए तो इधर कक्षाएं बंद थी, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, कम से कम एक विशिष्ट व्याख्यान आपका जरूर हो, और बहुत ही अच्छा सारगर्भित आपका व्याख्यान रहा। इस वैदिक विज्ञान केंद्र की जो मूल अवधारणा है, संकल्पना है, उसका भी मूल उद्देश्य है कि जो वेद, वेदांत, उपवेदों में जो अप्लाइड साइंस है उसको समाज में लाना, छात्रों के बीच में इंटरेक्ट करना और उस पर परिचर्चा करना, उस पर प्रयोगात्मक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, लेबोरेटरी बेस उस पर परिचर्चा करते हुए और उसको कुछ परिणाम निकले और वो पेपर में नेशनल इंटरनेशनल पत्रिकाओं में प्रकाशित हो, पाठ्यक्रम विकसित हो। तो ऐसे वेद, वेदांत, उपवेदों में ऐसे लाखों ऐसे विषय हैं जिन पर व्याख्यानात्मक पक्ष के साथ प्रयोग पक्ष भी होना चाहिए। आज आपने जो गर्भोपनिषद, जैसे मैं वेद का छात्र हूं, लेकिन यह जो विषय आपने डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने जो बताई, ये गर्भोपनिषद अथर्ववेद में उल्लिखित है। हमने अथर्ववेद में, मैं वेद का स्वयं छात्र होते हुए भी मैंने अथर्ववेद में या गर्भोपनिषद के विषय में मेरी जानकारी नहीं थी, लेकिन आपके माध्यम से ही मुझे गर्भोपनिषद की जानकारी हुई। लेकिन ये जो गर्भोपनिषद की जो चर्चा है, यह निरुक्त के यास्ककृत जो निरुक्त है उसके परिशिष्ट भाग में इसका अक्षरशः इसी चीज को अपने ढंग से निरुक्तकार ने व्याख्यायित किया है और उसमें दिया है कि गर्भावस्था के क्रम में कैसे जीव का विकास होता है। तो ये भी दिया है कि गर्भ की अवस्था, गर्भाधारण का क्रम क्या होना चाहिए, और इसका उल्लेख ज्योतिष शास्त्र में भी प्राप्त होता है। ज्योतिष शास्त्र में प्राप्त होता है कि गर्भ कब, किन किन परिस्थितियों में, कैसे, कब धारण करना चाहिए, किस मुहूर्त में धारण करना चाहिए, तो उससे स्वस्थ बालक, अच्छे मन मस्तिष्क वाला, तेज युक्त जातक का जन्म होगा। इसका बहुत सुंदर ढंग से ज्योतिष शास्त्र में वर्णन होता है। लेकिन जीव का जो डेवलपमेंट की जो चिंतन है वो गर्भोपनिषद में आपने बताया। गर्भोपनिषद जब संहिता भाग का अथर्ववेद का पाठ है तो निश्चित रूप में सबसे प्राचीन है। उसके बाद जो है हम यास्क के निरुक्त में उसको देखते हैं। आपने चरक और सुश्रुत में भी उनसे रिलेटेड विषयों को आपने व्याख्यायित किया। तो यह आप इन चीजों को देखने की जरूरत है कि हमारे ऋषियों ने जो विज्ञान के तथ्यात्मक, क्योंकि न उसमें न आपका स्कैन की सुविधा नहीं थी, कोई क्या कहते हैं उसको, अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं थी, लेकिन आज से लगभग 2800 या 3000 वर्ष पहले कोई ऋषि इन विषयों को रखता है तो ये एक बहुत बड़ा, मतलब कितना एडवांस हमारा साइंस उस समय था, आज से 3000 वर्ष पूर्व विज्ञान के दृष्टि से। ये सारे उन तथ्यात्मक जो आज के विज्ञान के क्रम में भी वही सेम आकर के दिखता है।
तो ये अपने में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कितने रिच थे। तो हम कहने का अभिप्राय है कि आज ओम प्रकाश जी ने जो बताई, इसको हमें आप जितने भी रिसर्च जो भी छात्र हैं, आपको उस गर्भोपनिषद को देखना चाहिए कि वो गर्भोपनिषद है क्या, जो आपको एक उन्होंने जिज्ञासा दे दी। अब आपको उस जिज्ञासा को और जागृत करने की जरूरत है। उस गर्भोपनिषद को देखिए, उसको पढ़िए, फिर निरुक्त के परिशिष्ट भाव को देखिए, फिर सुश्रुत और चरक के क्रम में जो उस गर्भ की अवस्थाओं में जीव की जो डेवलपमेंट की जो चर्चा है उसको देखिए, और देख करके फिर अपने अपने ढंग से आप एक एक पेपर आप डेवलप कर सकते हैं, एक पत्र आप विकसित कर सकते हैं। आने वाले समय में इस पर एक प्रोजेक्ट, अच्छी प्रोजेक्ट भी आप एक किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी से उसको ले सकते हैं। आप चाहें तो इस पर एक पीएचडी हो सकती है रिसर्च के दृष्टि से। जो वेद के जो विद्वान हैं वो इस पर एक पीएचडी भी सूक्ष्म दृष्टि से किसी एक कॉन्सेप्ट को ही पकड़ लें, उस पर एक काम हम कर सकते हैं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने भी इन्हीं बातों को अपने ढंग से बताया, क्योंकि देखिए हम कोई भी बात कहते हैं, हम वेद वाले हैं, अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन जब तक विज्ञान, आज के क्रम में विज्ञान जब मुहर लगाता है तो और हमारी बात परिपुष्ट होती है। तो आप, इसीलिए मेरा भी यह प्रयास होता है कि जो भी लेक्चर्स होते हैं उसमें जो विज्ञान वाले हैं तो उनके साथ हम ट्रेडिशनल विद्वान के साथ बैठाते हैं, जो ट्रेडिशनल विद्वान वक्ता होते हैं तो उसमें मॉडर्न साइंस के विद्वान को हम साथ में लाते हैं और उसको परिचर्चा करते हैं। आपने भी इन बातों को आपने परिपुष्ट किया, उस पर मुहर लगाया, और आपने उसके साथ साथ और भी जानकारियां दी कि हमारे जो कल्चर में, हमारी संस्कृति में, हमारे आहार विहार के जीवन में भी ये जो सारी जो व्यवस्थाएं बनी है वो साइंटिफिक है। हमारे ऋषि जो है, हमारे जीवन जीने की जो दृष्टि दी है वो सब साइंटिफिक है। अब वो कैसे सोचते थे, कैसे उनकी एक चिंतन प्रणाली थी, वो जैसे कि हमारे जीवन में जैसे विवाह ही संस्कार है, विवाह संस्कार हमारे भारतीय परंपरा में हमारे संपूर्ण मानव संस्कृति का मूल एक तरह से रीढ़ है, और भारतीय ज्ञान परंपरा में या भारतीय कल्चर का एक मूल रीढ़ है। आज भी पूरे वैश्विक क्रम में भारत आज मात्र एक जो कुटुंबीय जो जीवन शैली है, कुटुंबीय जो व्यवस्था है, इसके कारण वैश्विक यूरोपियन कंट्रीज से भारत इकला उसका एक पहचान है, क्योंकि जो पारिवारिक जो जीवन की जो व्यवस्था है यह यूरोपियन कंट्रीज में उस रूप से आपको नहीं मिलेगी जो भारत में है। यहाँ पर जो हमारे कुटुंबीय जो संबंध हैं, हमारे फूफा, मामी, काकी, चाची, जो तमाम रिश्तों में एक बड़ा एक जाल है और एक परस्पर आपस का अंतः संबंध, अंतः प्रेम का जो एक व्यवस्था है वो यूरोपियन कंट्रीज में इतने संबंध दिखते नहीं है। उनके तो हमारे तो वो भी बस वयस्क हो गया तो फिर दूसरे, और एक जीवन में उनके एक नहीं 3, 4, 5 विवाह भी उनके लिए कोई। लेकिन हमारे यहाँ भारत में विवाह को एक दूसरे रूप में उसको देखा गया। तो कहने का अभिप्राय है, और इसीलिए आज जो हमारे यहाँ कहा गया है कि नहीं एक विवाह ही हमारे कल्चर में, हमारे धर्मशास्त्रों में, वेदों में भी इसको कहा, और विज्ञान भी कहता है भाई देखो आज एक से अनेक जो संबंध बनाते हो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो रही है, भाई एड्स क्या है। तो ये सब चीजें अगर कहा जाए तो कितने साइंटिफिक ये जो हमारे ऋषि महर्षि रहे, उनके पीछे जो उनकी जो दृष्टि थी, तो ये सारी जो चीजें हैं इस पर ही केंद्रित होकर के हमें अपनी बातों को, क्योंकि आज का जो समय है इसमें जो युवा है, जो विद्वत परंपरा है, उसको विज्ञान की कसौटी पर उन बातों को जब हम बात को कहेंगे तो प्रामाणिक रूप से उसको युवा पीढ़ी और हमारा जो आने वाला जो समाज है उसको समझेगा, जानेगा। तो इस प्रकार के जो भी व्याख्यान होते हैं, मेरा प्रयास होता है और आप सबको इसके लिए आगे जो छात्रगण हैं इसका लाभ उठावें। जैसे आज आपने वो किया, सर से हम निवेदन करेंगे कि इसको जो आप पेपर है जो आपका पब्लिश है वो हमारे केंद्र को भी आप उपलब्ध करा देंगे, जैसे कि जो छात्र हैं उनको भी ये
हम उनको अध्ययन की दृष्टि से उनको उपलब्ध करा देंगे, जिससे इनके ज्ञान के क्रम में और विकास होगा। हमारे SK त्रिगुण सर हैं, आपका बड़ा इस केंद्र के प्रति आप प्रथम बार आप आए और बहुत ही मैं काफी दिनों से आपसे जुड़ा हूँ। आप एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के भी आप डायरेक्टर है और आपको देखने से ही एक अलग ही सुखद अनुभूति होती रही और आज आप आए, इसके लिए यह केंद्र आपके प्रति विशेष रूप से हार्दिक रूप से आपको कर्तव्य भी ज्ञापित करता है। और हमारे डॉक्टर ओम प्रकाश जी, इनके जो गुरु जी है, इन्होंने हमसे कहा, वो JNU में प्रोफेसर है, तो हमसे उन्होंने कहा कि आप इनको जोड़िए, बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे इनका दोनों विज्ञान और वेद दोनों का इनका कंसेप्ट बहुत अच्छा है, तैयारी इनकी अच्छी है। इसी क्रम में मैंने विजिटिंग फेलो के रूप में आपको निमंत्रित किया और ये आप आए और मैंने भी महसूस किया कि आपकी जो ज्ञान है, जो दृष्टि है, वो हमारे केंद्र के लिए आगे भी उपयोगी हो सकता है। पुनः अवसर आएगा तो आपको हम इस केंद्र आपको आवाहित करेगा और आपको बुलाता रहेगा। इन्हीं विषयों के उपस्थापन के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबको समवेत रूप से जय तो संस्कृतम जय।